आप लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप लोग कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पूरे ईमानदारी के साथ परिश्रम कर रहे होंगे, क्योंकि मेरा तो मानना है कि संसार में परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कहीं ना कहीं परिश्रम करेगा, जो संघर्ष करेगा, वही इतिहास का निर्माण करेगा। मैंने अभी कुछ दिनों से कुल मिला के कहीं के नेशनल मूवमेंट में कुछ उन हीरो लोगों को लेकर आ रहा हूं जिनके कारण से वास्तव में इस देश को आजादी मिली। पढ़ाया हमें कुछ भी जाए, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे हीरो कुल मिला के निश्चित रूप से क्रांतिकारी ही होंगे। शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही नामो निशान होगा। जो वतन के नाम पर कुर्बान होंगे, निश्चित रूप से उनका नाम लिया जाना चाहिए, उन्हें याद किया जाना चाहिए। और आज मैं इसी सिलसिले में कहीं कहीं बंगाल, चूंकि आपको मालूम होना चाहिए कि बंगाल जो है वो हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र तो था ही, बंगाल धर्म सुधार आंदोलन का केंद्र तो था ही, लेकिन साथ में बंगाल भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का भी केंद्र है। और चाहे बंगाल का चाहे युवा हो, चाहे कुल मिला के बच्चा तक क्यों ना हो, हिंदुस्तान में कहीं के निश्चित रूप से बंगाल के लोगों के अंदर अंग्रेजी राज्य के खिलाफ इतना बड़ा असंतोष है कि वहां लड़के तो लड़के, लड़कियां भी बड़े पैमाने पर कहीं कि भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में अपना इतिहास रच रही हैं। चाहे प्रीति लता वाडेदार के रूप में हो, कल्पना दत्त के रूप में हो, बीना दास के रूप में हो, मैं इनकी चर्चा अलग से करूंगा। लेकिन आज मैं कुल मिला के कहने के निश्चित रूप से जो मेरा बोर्ड पर देख रहे हो, मैं मुजफ्फरपुर बम कांड को लेकर आया हूं। मुजफ्फरपुर बम कांड, क्योंकि हिंदुस्तान का जब इतिहास लिखा जा रहा है तो कुछ लोगों के इतिहास को एक कोने में पटक दिया गया और हम नहीं जान पाए। हकीकत तो यह है कि हिंदुस्तान को आजादी या अंग्रेजों के मन में भय और खौफ का वातावरण अगर पैदा हुआ तो ऐसे वीर सपूतों के कारण हुआ। मातृभूमि पर जो शीश चढ़ाने वाले लोग हैं उनके कारण हुआ। इसी में कुल मिला के मुजफ्फरपुर बम कांड के तहत मैं कुछ लोगों की चर्चा करूंगा, चाहे वो खुदराम बोस हो, प्रफुल्ल चाकी हो। 1905 का वह समय चल रहा है और 1905 में आपको मालूम होना चाहिए कि बंगाल का विभाजन हुआ और बंगाल के विभाजन के लिए बंगाल के लोगों में एक बहुत बड़ा असंतोष है। बंगाल के विभाजन के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, मैं जब अलग से टॉपिक होगा तो पढ़ाऊंगा। लेकिन मेरा मानना है या कुल मिला के हिंदुस्तान के लोगों का कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो उस समय जुनून और नशा था क्रांति को लेकर, आंदोलन को लेकर, वो कम करना उद्देश्य था। ब्रिटिश शासनकाल सोच रही है कि उसको किसी तरह से कम किया जाए। चूंकि बंगाल भारत की राष्ट्रीय चेतना का केंद्र है, मैंने अभी बताया, बंगाल भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र है, बंगाल भारत के धर्म सुधार आंदोलन का केंद्र है, बंगाल भारत के हिंदू मुस्लिम एकता का केंद्र है, बंगाल कहीं कहीं हिंदुस्तान के क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र है। और इसीलिए इस राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए लॉर्ड कर्जन बंगाल के विभाजन को कर रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त करने के लिए बंगाल के विभाजन को कर रहा है। लेकिन बंगाल का जैसे ही विभाजन हुआ, कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों में बड़े पैमाने पर असंतोष है। इसी समय कुल मिला के रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल को जोड़ने के लिए गीत लिख दिया, आमार सोनार बांग्ला। इस समय हिंदुस्तान का कहीं के निश्चित रूप से जो यूथ है, विशेष रूप से जो बंगाल का यूथ है, वो बहुत नाराज है बंगाल के विभाजन को लेकर। तिलक के नेतृत्व में बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन चला और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बंगाल में भी उस स्वदेशी आंदोलन का असर हमको देखने को मिल रहा है। यानी स्वदेशी आंदोलन इस समय कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर कहां चल रहा है, बंगाल में भी चल रहा है। और जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो इसी समय कुल मिला के कुछ ऐसे लोग या ऐसे युवा जो थे जिनके मन में ब्रिटिश शासन काल के खिलाफ या ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा असंतोष था। आपको मालूम होना चाहिए कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, कुल मिला के बंगाल विभाजन के बाद कुल मिला के स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और 1907 में आपको मालूम होना चाहिए, 1907 में बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने अनुशीलन समिति की स्थापना कर दी।
अनुशीलन समिति की स्थापना होती है। सत्येंद्र नाथ बोस एक और क्रांतिकारी संगठन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, युगांतर कुल मिला के कहने की समिति की स्थापना कर दी। इस प्रकार से अनुशीलन समिति बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में चल रही है और एक क्रांतिकारी संस्था है जिसका लक्ष्य किसी ना किसी कीमत पर, मैं कह सकता हूं कि अंग्रेजों के मन में एक भय और खौफ का वातावरण स्थापित करना है। इसी अनुशीलन समिति में एक व्यक्ति है जिनका नाम है हेमचंद्र कानूनगो, और हेमचंद्र कानूनगो को अंततः कुल मिला के पेरिस भेजा जाता है कि आप बम बनाने की टेक्निक सीख कर आइए। और हेमचंद्र कानूनगो इस प्रकार से पेरिस जाते हैं, वहां एक रूसी मूल का व्यक्ति है जो बम बनाने की ट्रेनिंग देता है। हेमचंद्र कानूनगो साहब बम बनाकर सीखकर कुल मिला के बम बनाने की टेक्निक सीखकर अंततः वो बंगाल लौटते हैं और बंगाल लौटने के पश्चात इन्हीं हेमचंद्र कानूनगो ने बहुत से क्रांतिकारियों को जो कुल मिला के अनुशीलन समिति से जुड़े थे उनको कहीं के बम बनाने की टेक्निक सिखाई। इसी में एक व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम है खुदराम बोस। एक खुदराम बोस उसी में से थे, एक बहुत ही संपन्न परिवार के व्यक्ति हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 1889 में बंगाल के मिदनापुर में इनका जन्म हुआ। अभी 6-7 साल की उम्र थी तभी इनके माता और पिता का देहांत हो जाता है। बेचारे बड़ी बहन जो इनकी शादी हो चुकी थी उनके घर जाकर रहते हैं, वहीं पर पढ़ना लिखना शुरू करते हैं और धीरे धीरे पढ़ते हुए हिंदुस्तान के क्रांतिकारी आंदोलन के प्रति रुचि भी रखते हैं। इसी समय धीरे धीरे अनुशीलन समिति से जुड़े और अनुशीलन समिति से जुड़े जब तो वहां के लोगों के जज्बे को देखा कि मातृभूमि के लिए किस प्रकार से ये अपने को कुर्बान करने के लिए आतुर है, तो नशा कुल मिला के खुदराम बोस पर भी चढ़ा। और खुदराम बोस ने उन्हीं हेमचंद कानूनगो साहब से जो कुल मिला के पेरिस से बम बनाने की टेक्निक सीख कर आए थे, उनसे कहने के निश्चित रूप से बम बनाने की टेक्निक इन्होंने भी सीखी और एक तरह से अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य के रूप में काम करने लग गए। इसी समय एक घटना घटित होती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कलकत्ता में एक जज है जिसका नाम है किंग्सफोर्ड, और ये बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी है। कलकत्ता में है, बड़ा ही क्रूर है, बड़ा ही अत्याचारी है, बड़ा ही सख्त है और क्रांतिकारियों को बहुत लंबी सजाएं भी देता है। इस व्यक्ति का कुल मिला के किंग्सफोर्ड जो है, कुल मिला के आपको बताना चाहता हूं, किंग्सफोर्ड का ट्रांसफर होता है और किंग्सफोर्ड अंततः ट्रांसफर होकर जिला जज बनकर वो कहां पहुंचता है, मुजफ्फरपुर उसका ट्रांसफर होता है। और जब मुजफ्फरपुर इसका ट्रांसफर हुआ तो अंततः अनुशीलन समिति के सदस्यों ने यह तय कर लिया कि मुजफ्फरपुर ये किंग्सफोर्ड आ तो गया है लेकिन इसको जाने नहीं देंगे, इसको मारा जाएगा। और इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं, यह काम जो है दो भारत मां के वीर सपूतों को सौंपा गया और उन दो वीर सपूतों का नाम है, एक का नाम है खुदराम बोस और दूसरे का नाम है प्रफुल्ल चाकी। इस प्रकार से खुदराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को कुल मिला के किंग्सफोर्ड को मारने की पूरी जिम्मेदारी दी गई। इनको टॉप क्लास का प्रशिक्षण पहले से मिला हुआ था। इसी समय आपको बताना चाहता हूं कि कहीं निश्चित रूप से इनकी रैकी की गई, किंग्सफोर्ड कब निकलता है कब जाता है ये सब चीजें तय की गई और अंततः एक दिन की बात है, 30 अप्रैल की घटना, आप लोग ध्यान रखिएगा, 30 अप्रैल 1908 की यह घटना है। 30 अप्रैल 1908 30 अप्रैल 1908 को होता क्या है, 30 अप्रैल 1908 को अंततः कुल मिला के कहीं किंग्सफोर्ड का जो घर था उसके बाहर ये लोग एक आम के पेड़ के पीछे कुल मिला के खुदराम बोस और प्रफुल्ल चाकी खड़े थे कि इंतजार कर रहे थे कि जब इसकी बग्गी निकलेगी इसके ऊपर बम फेंका जाएगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस दिन कुल मिला के किंग्सफोर्ड के यहां मिस्टर कैनेडी साहब थे, उनके परिवार की कुछ महिलाएं थी, वो कुल मिला के गई हुई थी और वहां कुल मिला के कहने की भोजन वगैरह जो भी हो रहा होगा उनके घर पर वो पहले से गई हुई थी, इन लोगों को मालूम नहीं था। और जब अंधेरा हो रहा था, हल्का हल्का अंधेरा हो गया था कुल मिला के, तो जब कुल मिला के वो बग्घी निकली तो कुल मिला के कैनेडी परिवार की महिलाओं की जो बग्घी थी उसका रंग और किंग्सफोर्ड की बग्घी का रंग लगभग एक जैसा था। अब ये लोग सोचे कि जो बग्घी निकल रही है वो किंग्सफोर्ड की है, जबकि हकीकत में देखा जाए कि जब वो बग्घी निकली तो उसमें कैनेडी परिवार की महिलाएं बैठी थी, यानी मिस्टर कैनेडी जो बेचारे राष्ट्रीय आंदोलन से सिंपैथी रखा करते थे, उनकी पत्नी बैठी थी, उनकी पुत्री बैठी हुई थी। अब इनको ये मालूम पड़ा कि किंग्सफोर्ड, क्योंकि मैंने कहा ना कि अंधेरा हो गया है और अंधेरा हो गया तो ये बेचारे पहचान नहीं पाए, बग्घी का कलर भी लगभग एक जैसा था। अंततः जैसे ही कुल मिला के ये बग्घी निकलती है, प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंक दिया और प्रफुल्ल चाकी ने जैसे ही बम फेंका तब खुदराम बोस भी बेचारे काहे को रुके, तो उन्होंने भी बम फेंक दिया और बम फेंका तो बग्घी कुल मिला के उड़ गई, कैनेडी परिवार की महिलाएं मारी गई। अब इन दोनों ने भागना शुरू कर दिया, इनको यह लगा कि हमने किंग्सफोर्ड को मार दिया।
यानी हमारा मिशन पूरी तरह से कहीं न कहीं सफल हो गया है। अब ये जो है कुल के भागने में लग गए, और भागने लग गए तो इसी समय आपको बताना चाहता हूं कि किसी तरह से प्रफुल्ल चाकी साहब की अगर मैं बात करना चाहता हूं तो प्रफुल्ल चाकी किसी तरह से भागते भागते अंततः समस्तीपुर पहुंचे, और समस्तीपुर पहुंचने के पश्चात अंततः एक मित्र के सहयोग से अंततः वो हावड़ा जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। कौन? प्रफुल्ल चाकी साहब। और प्रफुल्ल चाकी साहब जब हावड़ा जाने वाली ट्रेन में, समस्तीपुर से हावड़ा कोई ट्रेन जा रही थी, उसमें जब बैठ गए तो बैठे हुए थे तो दुर्भाग्य की बात यह है कि उसी सामने की सीट पर एक नंदलाल बनर्जी नाम का दरोगा भी बैठा हुआ था, जो भारतीय था लेकिन काम अंग्रेजों के लिए। भाई अंग्रेजी, देखिए मैं एक बात बताऊं, हिंदुस्तान के लोगों को बात मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान कभी गुलाम बाहरी लोगों के द्वारा नहीं बनाया गया है। चाहे वो कुलना के तुर्क आ जाएं, चाहे मुस्लिम आ जाएं, चाहे खिलजी आ जाएं, चाहे मुगल आ जाएं, चाहे अंग्रेज आ जाएं, हिंदुस्तान को बाहरी लोगों ने कभी गुलाम नहीं बनाया है। हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी लोगों ने ही गुलाम बनाया है। हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बाहरी लोगों ने ही, आपको बताना चाहता हूं कि कुलना के बाहरी लोगों ने यहीं के गद्दारों को अपने पास रखा, और उनके बल पर कुलना के, यही चीज यहां पर है, उनके बल पर हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने शासन किया है। मैं ये कहना चाहता हूं, और हुआ भी यही। आपको मालूम होना चाहिए कि नंदलाल, वो जो कुलना के बनर्जी बैठा हुआ था, अंततः धीरे धीरे उसने देशभक्ति का नाटक किया और इनसे चर्चा होने लगी। उसको शक हो गया, प्रफुल्ल चाकी सब बातें बेचारे उगलने लग गए और उसको शक हो गया। अंततः कुलना के कहीं उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। अगले स्टेशन पर पुलिस जो है तत्काल, जब ये ट्रेन रुकती है अगले स्टेशन पर, अंततः कुलना के पुलिस आकर घेर लेती है। प्रफुल्ल चाकी बेचारे भागते हैं, और भागने के पश्चात जब उनको लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगा, बाहर मेरे देश के दीवानों, बाहर मेरे मां भारती के महान वीर सपूतों, अंततः उनको भी लगा कि पकड़ा जाऊंगा तो बड़ा यातना दी जाएगी। अंततः उन्होंने अपनी ही गोली से अपने जीवन को समाप्त कर लिया। प्रफुल्ल चाकी साहब शहादत को प्राप्त हुए। आपको मालूम होना चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद साहब का भी इतिहास यही है। उन्होंने कहा था कि आजाद आया भी आजाद है और जाएगा भी आजाद, रहेगा भी आजाद। इसीलिए मैं अंग्रेजों के कारखाने में कोई ऐसी गोली नहीं बनी है जो चंद्रशेखर को समाप्त कर सके। और चंद्रशेखर आजाद साहब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपनी ही गोली से अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। यही काम कहीं न कहीं प्रफुल्ल चाकी साहब ने किया और अंततः अपनी ही गोली से अपने जीवन को समाप्त कर लिया। मैं बार बार कहता रहता हूं कि हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में कहीं ना कहीं भारत मां के वीर सपूतों का सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा योगदान है। आप कुछ भी पढ़िए, दे दी आजादी तूने खड़गी बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अगर यह कहानी अगर सही है तो फिर यह क्या है? इतिहास इसका प्रश्न जरूर पूछेगा कि आखिर हिंदुस्तान में कुल नाके कहने के 1857 के विद्रोह से लेकर 1947 के बीच में लाखों लोग जो है भारत माता के नाम पर सपूत हो गए, भारत माता के नाम पर कुर्बान हो गए। अंततः उनकी कुर्बानी का भी कोई हिसाब होना चाहिए। मैं इसीलिए बात को कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की आजादी में क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा योगदान है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और ना तो इनको पद चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, कोई लोभ लालच नहीं। सिर्फ एक ही लालच है, एक ही स्वार्थ है कि हम अपनी मां को, हम अपनी भारत माता को अंग्रेजों से मुक्त कराएंगे। सिर्फ यही उनके हृदय में स्वार्थ की भावना भरती रहती है, जिसको हम स्वार्थ मान लीजिए कह देते हैं। तो एक ही स्वार्थ है कि मां भारती को कहीं ना कहीं गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया जाए, और कोई लालसा नहीं है। मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं। प्रफुल्ल चाकी साहब शहीद होते हैं, अरे साहब प्रण करते हैं कि आजादी की शाम नहीं होने देंगे। इन भारत माता के वीर सपूतों की कहानियों को हमें आगे बढ़ाना है। प्रण करते हैं कि आजादी की शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की शहादत को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में लहू का एक भी कतरा बाकी है, भारत माता के अंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। यह प्रण हमको करना है। मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं कि प्रफुल्ल चाकी साहब तो शहीद हो गए, लेकिन खुदराम बोस के पास में आना चाहता हूं। और खुदराम बोस अंततः बेचारे भागते भागते कुलना के एक रेलवे स्टेशन पर बैठकर चाय पी रहे थे। इसी समय कुलना के अखबार में आया, लोग चर्चा कर रहे थे कि कुलना के कहने के किंग्सफोर्ड की बग्गी पर किसी ने बम फेंक दिया है, और इस तरह से कुलना के वो तो नहीं मरा, लेकिन कैनेडी परिवार की महिलाएं मर चुकी हैं। ये बात जैसे ही कुलना के खुदराम बोस सुनते हैं, एकाएक हक्का बक्का रह जाते हैं और कहते हैं कि इनकी गतिविधियों को देखने के पश्चात, वहां भी दो भारतीय कुलना के कहीं कहीं अंग्रेजों के कुलना के कह सकते हैं सैनिक थे, उन दोनों भारतीयों को शक हो गया। इस प्रकार से वहां पर खुदराम बोस को पकड़ लिया जाता है।
खुदराम बोस को गिरफ्तार किया जाता है और खुदराम बोस को गिरफ्तार करने के पश्चात आपको मालूम होना चाहिए कि 30 अप्रैल 1908 को, मैंने कहा कि बम जो फेंका गया था वो 30 अप्रैल 1908 को कहीं न कहीं निश्चित रूप से फेंका गया और 8 जून, थोड़ा ध्यान रखिएगा, 8 जून को कुल मिला के आपको मालूम होना चाहिए 8 जून 1908 की उनकी गिरफ्तारी होती है। 8 जून 1908 को कुल मिला के इनकी गिरफ्तारी हुई। आप जरा इस बात को समझिए। और अंततः कुल मिला के मई में गिरफ्तारी होती है, 8 जून में कुल मिला के ट्रायल शुरू होता है। यानी गिरफ्तारी के पश्चात 8 जून 1908 को ट्रायल शुरू हुई। और आपको मालूम होना चाहिए कि खुदराम बोस साहब को फांसी देने में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, मात्र 5 दिन की ट्रायल चली है। 8 जून को कुल मिला के कहीं ट्रायल चालू हो गई, यानी 30 अप्रैल 1908 को कुल मिला के कहीं न कहीं बम फेंका गया, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के पश्चात अंततः 8 जून को कुल मिला के इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और मात्र 5 दिन के ट्रायल के पश्चात 13 जून को कुल मिला के कहीं न कहीं निश्चित रूप से इनको फांसी की सजा सुना दी जाती है। 13 जून 1908 को फांसी की 5 दिन के अंदर आप समझ सकते हो कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों का कितना अत्याचार था। 13 जून को कुल मिला के इनको फांसी की सजा सुनाई गई और 11 अगस्त को कुल मिला के खुदराम बोस को 11 अगस्त 1908 को कहीं न कहीं फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। ये मां भारती का महान वीर सपूत जो हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों में सबसे कम आयु का था, आज उसे फांसी के फंदे पर झुला दिया जाता है। उस दिन मेरी बात, खुदराम बोस जैसे ही फांसी के फंदे पर झूले, पूरे हिंदुस्तान और पूरे बंगाल में शोक की लहर दौड़ गई। कॉलेज स्कूलों में हड़ताल शुरू हो गई। कहीं ना कहीं लोग जो है पूरी तरह से शोकाकुल हो गए। भारत के इतिहास का सबसे कम आयु का कुल मिला के क्रांतिकारी जो आज शहादत को प्राप्त हुआ है, उस दिन मेरी भारत माता का सीना गर्व से फूल गया। उस दिन मेरी भारत माता का सीना गर्व से फूल गया जिस दिन 18 साल का खुदराम फांसी के फंदे पर झूल गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से कहीं न कहीं निश्चित रूप से खुदराम बोस साहब को फांसी होती है और इस तरह से कहीं कि मुजफ्फरपुर जो बम कांड है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास का एक कहीं न कहीं निश्चित रूप से एक अविस्मरणीय पल है। और इस तरह से प्रफुल्ल चाकी और खुदराम बोस ने अपनी शहादत देकर हिंदुस्तान के कहीं न कहीं निश्चित रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी बहुत बड़ी आहुति दी है। निश्चित रूप से थोड़ा सा मुजफ्फरपुर बम कांड की बात होती है, मैं यहां थोड़ा और आगे आपको लेकर जाना चाहता हूं। और अगर आगे लेकर जाना चाहता हूं तो इसी समय मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद ही कुल मिला के कहीं कहीं निश्चित रूप से बंगाल में अब एक तरह से जो पुलिस थी वो पूरी तरह से कहीं कहीं सचेत हो गई। जगह जगह छापे मारे जाने लगे। यानी मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध जो है अलीपुर कुल मिला के बम कॉन्स्पिरेसी से भी है। इस समय मैंने कहा था अभी कुल मिला के कि कहीं कहीं हेमचंद्र कानूनगो साहब जब कुल मिला के बाहर गए, पेरिस गए और वहां से बम बनाने की टेक्निक सीख कर आए, तो बंगाल के बहुत से क्रांतिकारियों को उन्होंने बम बनाने की टेक्निक दी। इसी समय कुल मिला के आपको बताना चाहता हूं, अलीपुर में एक जगह है मणिक टोला। इसका वास्तव में नाम है मणिक टोला, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या है? मणिक टोला। इसको मणिक तल्ला कहते जरूर हैं, लेकिन इसका नाम था मणिक टोला। और मणिक टोला में इन क्रांतिकारियों ने बम बनाने का एक कुल मिला के कारखाना नहीं कह सकते हैं, लेकिन बम बनाने की जो है जगह एक तैयार की जहां बम बनाया जाता था। ये मणिक टोला में कुल मिला के कारखाना था। तो बम बनाया जब वहां जाता था, तो इसी समय मैंने क्या कहा कि मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद जगह जगह कुल मिला के कहीं न कहीं दबिश दी जाने लगी ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश पुलिस की। उसी दरमियान क्या होता है कि जब मणिक टोला में कुल मिला के कहीं बम बनाने का कारखाना जो चल रहा था वो एक तरह से क्रांतिकारियों का था, वहीं से बम जो है ये लोग पाया करते थे और अंग्रेजों के ऊपर फेंका करते थे। इसी समय आपको बताना चाहता हूं, जब बम बनाया जा रहा था तो उसी समय एक बम जो है कहते हैं कि ब्लास्ट हो जाता है। और जब बम ब्लास्ट हो जाता है तो यहां आसपास के लोगों को मालूम पड़ा कि यार यहां पर मतलब बम बनाने का कारखाना है। यह बात ब्रिटिश पुलिस को मालूम पड़ती है और अंततः पुलिस ने इस मणिक टोला के बम बनाने के कारखाने को घेर लिया। और बम बनाने के कारखाने को जब घेर लेते हैं तो इसमें 34 लोग उसी समय गिरफ्तार होते हैं। 34 लोगों में बारेंद्र कुमार घोष भी हैं, हेमचंद्र कानूनगो भी हैं, इस तरह से बहुत से लोग हैं। और इनको गिरफ्तार करने के पश्चात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलीपुर के कुल मिला के जिला न्यायालय में इनके ऊपर मुकदमा चला। तो अलीपुर में चूंकि मणिक टोला या मणिक तल्ला कहते हैं कि बम कारखाने से रिलेटेड जितने भी लोग थे उनका मुकदमा अलीपुर में चल रहा है, इसीलिए इसको अलीपुर षड्यंत्र केस के, अलीपुर बम षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है।
और आपको मालूम होना चाहिए कि जब कुलना के कहने की ट्रायल चल रही थी तो मैंने अभी कहा कि गद्दार तो बहुत होते हैं, इन्हीं में से एक क्रांतिकारियों में से भी गद्दार निकल गया जिसका नाम था नरेंद्र गोसाई। और नरेंद्र गोसाई को सरकार ने कहा कि तुमको हम सरकारी गवाह बना लेते हैं, बाद में मुक्त कर देंगे, तुम तो स्पष्ट रूप से नाम बताओ कौन कौन लोग हैं। और नरेंद्र गोसाई, अभी नाम बहुत लोगों का बताते, इसमें अरविंदो घोष इसीलिए बच गए क्योंकि नरेंद्र गोसाई बयान दे नहीं पाया। जैसे ही क्रांतिकारियों को मालूम पड़ा कि नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया है, इसी समय कन्हई लाल ने और सत्येंद्र बोस ने मिलकर, यानी कन्हई लाल और सत्येंद्र बोस ने किसको मार दिया? नरेंद्र गोसाई को मार दिया। और नरेंद्र गोसाई को जब मार दिया तो कुलना के कोर्ट में जाकर बयान ही नहीं दे पाया। इसके कारण से अरविंदो घोष बच गए, अभी उनका नाम नहीं ले पाया था। लेकिन इस अलीपुर षड्यंत्र केस में, बम कांड में, अंततः कुलना के बारेंद्र घोष को और हेमचंद्र कानूनगो को काला पानी की सजा होती है, यानी आजीवन कारावास की हुई। और मैंने कहा कि कुलना के साक्ष्य के अभाव में, क्योंकि नरेंद्र गोसाई जो मारा जा चुका है, जो सरकारी गवाह बन गया था, उसको मारा जा चुका, तो अरविंदो घोष का नाम नहीं ले पाया। इसीलिए अरविंद घोष को साक्ष्य के अभाव में अंततः उनको बरी कर दिया जाता है। भारत के इतिहास में इस घटना को अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अलीपुर में, मैंने कहा ना कि यह मामला चला और कुलना के बम बनाने का कारखाना कहां था? मणिकटोला में था। इस तरह से क्रांतिकारी लोग कुलना के यहां बम बनाने का काम करते थे और अंततः यह भेद खुल जाता है। अलीपुर में मामला चलता है, अलीपुर षड्यंत्र केस इसको कहते हैं। और मैंने कहा कि इस अलीपुर षड्यंत्र केस में नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बनता है, लेकिन उसको मारा जाता है। और इस प्रकार से दो लोग, मैंने अभी कहा कि बारेंद्र घोष, हेमचंद कानूनगो, ऐसे बहुत से लोगों को काला पानी की सजा हुई और अरविंदो घोष साक्ष्य के अभाव में कहीं कहीं बरी कर दिए गए। यही अरविंदो घोष बाद में पांडिचेरी में अंततः ऑरविले आश्रम की स्थापना करेंगे। इस प्रकार से भारत के क्रांतिकारी इतिहास में, विशेषकर बंगाल के क्रांतिकारी इतिहास में, मैं कह सकता हूं कि कहीं कि मुजफ्फरपुर बम कांड और अलीपुर बम कांड का एक बहुत बड़ा महत्व है। और मैं बार बार कहता रहता हूं कि हिंदुस्तान के आजादी में, हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा योगदान है। इनके अविस्मरणीय योगदान को किसी भी रूप में हम भूल नहीं सकते हैं, इनका कद किसी भी रूप में कम नहीं किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मैंने अभी कहा कि कहीं न कहीं निश्चित रूप से आप लोग परिश्रम, कहीं न कहीं दिन रात परिश्रम, क्या संघर्ष ये लोग किया करते थे यार। जिस प्रकार से ये मातृभूमि के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसी प्रकार से आपको अपने लक्ष्य के लिए दिन रात संघर्ष करते रहना चाहिए। जो संघर्ष करता है उसी का इतिहास बनता है। मैं तो यही जानता हूं, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार।